हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए बेटा, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पहले आप लोगों ने अगर चैप्टर 4 नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। चैप्टर 4 को, चैप्टर 4 का नाम क्या था? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें हमने समझा था कि ओवरऑल हम जब ट्रेड करते हैं तो उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस चैप्टर में भी इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें इंडिया की इकोनॉमी को देखना है कि कौन कौन से सेक्टर से भारत पैसा कमाता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी के सोर्सेज क्या है। जैसे आपसे पूछा जाए आप पैसे कहां से कमाते हो, तो आप कहोगे अभी तो हम नहीं कमाते हैं। तो आपसे आपके पापा से पूछा जाए कि आपके पापा की अर्निंग क्या है, तो आप बताओगे कि हमारे पापा यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, उससे पैसा आता है। तो ये आपके घर की इकोनॉमी हुई। उसी तरह से पूरे देश की इकोनॉमी हमें देखना है कि पूरे देश की जो अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो कहाँ कहाँ से आती है। ठीक है, और हमारा देश कहाँ कहाँ पैसे खर्च करता है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि लेक्चर स्टार्ट होते ही आप लोग एक रफ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करिए बेटा। जितनी चीजें मैं समझा रहा हूँ इनको समझते हुए लिखा जरूर करो। वीडियो पॉज करके समझिए, लिखिए। अब सबसे पहली हेडिंग देखिए बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप पैसा कमाओ। ऐसा कोई भी वर्क करिए जिससे आपकी अर्निंग हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है। आप प्रोडक्शन करिए किसी चीज का, फैक्ट्री लगाइए, सामान बनाइए और मार्केट में ले जाके बेचिए। तो सिंपल सी बात है, ये किस में आ गया बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर होगी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं बेटा। देखिए, दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन आप करते हो। प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है बेटा? सामान आप बनाओगे और बेचोगे। ठीक है, सामान बनाने का काम। जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या होगा? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कोई भी सामान बनाया जाएगा। और वहीं पे एक होता है, एक तरीके की और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये क्या हो गया? एक सर्विसेज हो गई। कम्युनिकेशन क्या हो गया? मोबाइल रिचार्ज आप हर महीने कराते हो ना, तो जो टेली कंपनियां हैं ये क्या करती हैं? आपको सर्विसेज देती हैं। ठीक है भैया, आप जहां भी फोन मिलाओगे हम आपकी कॉल कनेक्ट करवा देंगे, बस हमारा रिचार्ज कराते रहिए। यही तो होता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये याद रखिएगा। ये सर्विसेज देना और गुड्स का प्रोडक्शन करना, दोनों तरीके की एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट देखिए बेटा, इसमें इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को तीन मेजरली बड़े क्लासिफिकेशन के साथ दिया गया है। तीन मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना। सबसे पहला देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर देखिए कौन कौन से हैं इकोनॉमी। एक तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर हो गया, तीसरा टर्सरी सेक्टर हो गया। इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन अभी आगे लेंगे। बस याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर। अब ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नौकरी के आधार पर देखिए, तो कोई भी नौकरी करेगा दो ही जगह कर सकता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये सब इकोनॉमिक्स के सोर्स हैं, इन सब में आप पैसे कमाते हो, ध्यान रखिएगा। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर देखिए, तो ओनरशिप मतलब मिल्कियत या मालिकाना हक के आधार पर। तो पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, ज्वाइंट सेक्टर होता है। एक और होता है, इसमें नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है वो भी ओनरशिप के आधार पर चौथा क्लासिफिकेशन है, इसमें नहीं है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ टाइप कौन सा है? कोऑपरेटिव सेक्टर है। ये बात समझ गए कि नहीं? इसके बारे में वो अभी पूरा डिस्क्रिप्शन लेना है, अभी सिर्फ चार्ट ध्यान रखिएगा। इसमें मेन मेन बातें क्या याद रखनी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर, एंड चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर। आई होप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर के बारे में समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में देखिए बेटा, सबसे पहला देखिए, सिंपल सी बात है, ऐसा सेक्टर जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके आप गुड्स को प्रोड्यूस करो और उससे कुछ अर्निंग करो, वो क्या, कौन सा सेक्टर कहलाएगा? प्राइमरी सेक्टर। इसे बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। आप सबको एग्रीकल्चर के बारे में पता है, खेती बाड़ी करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो लैंड होती है, जमीन होती है, उसी का तो इस्तेमाल करते हैं आप लोग। ठीक है, और या एनिमल हस्बेंड्री करेंगे आप। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवर को पालेंगे। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप सबको पता होगा। तो इनको एक्सप्लॉइट करके, एक्सप्लॉइट करने का मतलब है कि यूज करके ही आप जो अर्निंग करते हो वो किस सेक्टर में आ जाएगी? प्राइमरी सेक्टर में। इसकी एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड फिशिंग, तीनों। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? एग्रीकल्चर, डेयरी एंड फिशिंग ये
प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं। अब उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर पे चलते हैं हम लोग। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी सेक्टर से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए गए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट जो आपने पाए हैं, जैसे खेती की आपने तो गेहूं की खेती की और मान लेते हैं उससे वीट आपको मिला, वीट मिला तो वो नेचुरल प्रोडक्ट हुआ, ठीक। उस वीट को पकड़िए, एक मिनट रुकिएगा भाई, तो आपने वीट ले लिया, पर्टिकुलर वीट नेचुरल प्रोडक्ट हुआ। उस नेचुरल प्रोडक्ट को आप फैक्ट्रीज में ले जाके उससे ब्रेड बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आपकी चॉइस है, कोई भी एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो वो जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा वो कहां से तैयार होगा? सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। देखो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यार्न, यार्न मतलब कच्चा कच्चा रॉ मटेरियल समझ लेते हैं उससे, और क्लॉथ वीविंग, ठीक है। तो ये यार्न बनाना या कपड़े बनाना ये किससे होता है? कॉटन से होता है, सभी को पता है। शुगर और गुड़ बनता है किससे? शुगर केन से। आपको पता है शुगर केन कहां से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। कॉटन कहां से मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। और इसी को जब इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है तो वहां से आपको क्लॉथ्स मिल जाते हैं। शुगर केन को इंडस्ट्री में भेजा जाता है तो उससे बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, गुड़ हो गया, शुगर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आई होप ये बात सभी को क्लियर है। क्लियर है? चलिए सेकेंडरी के बाद टर्सरी सेक्टर पे आ जाते हैं। टर्सरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हो बेटा? सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हो टर्सरी सेक्टर को। तो टर्सरी सेक्टर क्या करता है? बेसिकली ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में मदद करता है। टर्सरी सेक्टर क्या करेगा बेटा? हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करता है, सिंपल सी बात याद रखिएगा। एग्जांपल के लिए देखिए बैंकिंग लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है। बैंकिंग क्या है? सर्विस सेक्टर ही तो है। आप लोग अपना पैसा ले जाके बैंक में जमा करते हो, बैंक उसको लोन में बांटता है, वापस ले आता है, फिर आप ले लेते हो। तो बैंक एक इंटरमीडिएट की तरह हुआ कि नहीं? बैंक अपनी जेब से तो कुछ देता नहीं है, आप ही का पैसा आप ही को देता है। तो एक तरीके से ये सर्विस ही तो हुई, याद रखिएगा। तो टर्सरी सेक्टर टोटल 3 हो गए। हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे हमने तीनों सेक्टर्स को देख लिया है। अब उसके बाद देखिए इसके बारे में ध्यान दीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो 2 तरीके की होंगी। तो 2 तरीके कौन कौन सी होंगी बेटा? देखिए सबसे पहले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जिसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहोगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसमें लिखा हुआ है मींस दोस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जिसको आप कंज्यूम करोगे और फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री के द्वारा बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अपने घर में फर्दर प्रोसेस करके आप कुछ भी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए ब्रेड जैसे फैक्ट्री में बन गया, इंडस्ट्री ने फर्दर फाइनल प्रोसेस कर दिया और उसको ले आके दुकान पे बेच दिया, आपने खरीद लिया। आप उस ब्रेड की रबड़ी मलाई बनाओ या ब्रेड का आप ऑमलेट बनाओ, ब्रेड का कुछ भी बनाओ, आपकी चॉइस है। तो वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। फाइनल प्रोडक्ट वहीं तक सीमित था जब ब्रेड बना और ब्रेड को आपने खरीदा। तो सिंपल सी बात है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, आपने पैसा दिया, कंपनी ने कमाया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस केस में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के केस में जो है याद रखिएगा फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता है एंड प्रोसेसिंग नहीं होती है। सिंपल सी बात सब लोग समझ गए होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, ऐसा रॉ मटेरियल जिसको फर्दर आप प्रोसेस कर सकते हो उसे क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल के लिए देखिए बेटा, जैसे कि आप लोग वीट लेते हो, मान लेते हैं हमने क्या लिया, वीट मार्केट से उठा लिया, वीट लिया, इसको हम ले गए तो इसको हमने कन्वर्ट करा दिया फ्लोर में, ठीक है। अभी फ्लोर मतलब समझते हैं ना सभी लोग, आटा। तो वो आटा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फ्लोर से पर्टिकुलर फर्दर आगे हम ब्रेड बना सकते हैं। तो ये जो फ्लोर है इसे क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? वीट इनिशियल गुड्स था, ठीक है, और ब्रेड फाइनल गुड्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से चेन चलती है पर्टिकुलर। तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कभी भी याद रखिएगा इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ जरूर फाइनली बनाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आना ही आना है, अदरवाइज एमसीक्यू में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हेडिंग को देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी भी बोलते हैं। जी ग्रॉस मतलब क्या होता है बेटा? ग्रॉस मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल, याद रखिएगा। टोटल मतलब ऑल ओवर, पूरा पता है ना सबको, ठीक है। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो घर के अंदर, मतलब यहां पे घरेलू का मतलब आपका घर नहीं, घरेलू मतलब देश के अंदर प्रोडक्ट जो भी सामान बनता है। तो टोटल जो आपके देश के अंदर जो सामान बनता है उसके टोटल प्राइस का जो कैलकुलेशन करते हो उसे क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। सिंपल सा याद रखिएगा। तो जीडीपी की डेफिनेशन देखिए, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? फाइनल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जो एक देश की सीमा के अंदर जितनी चीजों का प्रोडक्शन होता है उसे ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। पर याद रखिएगा पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में, स्पेशली 1 साल के अंदर मेनली लिया जाता है।
समझ गए होगे। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ज्योग्राफिक बाउंड्री, विद इन अ टेरिटरी भी बोल सकते हो, विद इन ज्योग्राफिक बाउंड्री की जगह आप विद इन टेरिटरी वर्ड भी यूज कर सकते हो। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, लास्ट में ये जरूर लगाइएगा, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, जीडीपी कहीं ना कहीं देखो हर देश की अपनी जीडीपी ग्रोथ होती है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी है किसी को पता है? जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, देख लेंगे हम भी। ठीक है, तो देखो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कहीं ना कहीं ये एक मेजर इंडिकेटर है देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की या देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक करने का। कोई देश कितना डेवलप्ड है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, उस चीज का कैलकुलेशन मेनली एक इंटरनेशनल इंडिकेटर जीडीपी से ही कैलकुलेट किया जाता है। ओवरऑल ये सही इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि जीडीपी के बारे में अभी आप क्लास 11-12 में जाओगे तो और फुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे। ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन और ओवर वर्ड अभी इसी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्यूरेट क्यों नहीं है अभी आपके यहाँ ये सिलेबस में है नहीं, फर्दर आपको अभी क्लास 11th या 12th वाले लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया जाएगा। अब आगे देखिए बेटा, हिस्टोरिकल चेंज इन द 3 इकोनॉमिक सेक्टर, तो ऐतिहासिक हमें जो बदलाव हुए हैं तीनों सेक्टर में, इसके बारे में हमें देखना है इसमें। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हम आजाद हुए 1947 की बात है, तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय तक तो हमारे देश में अंग्रेजों ने इतनी बुरी हालत करके छोड़ी थी कि हमारे यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। तो आप बताओ आजादी के बाद सबसे पहले हमें किस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे या टर्सरी पे? तो आप सबका दिमाग जवाब आ गया होगा कि ऑब्वियस सी बात है, हमें प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए ताकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें मिल पाए। अनाज वगैरह उगाओगे, खेती करके तो उगाओगे, तो वो किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर पे। तो आजादी के बाद से लेकर 1972 तक हमने प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया, और जीडीपी में मेन रोल भी किसका रहेगा? फिर प्राइमरी सेक्टर का रहेगा। सिंपल सी बात है, इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही फाइनली हम लोग फूड सरप्लस पे हो गए, फार्मिंग मेथड हम अपने अपनाए, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया, ऑपरेशन फ्लड आया, व्हाइट रेवोल्यूशन, इस तरह से बहुत सारे रेवोल्यूशन ला के हमने फाइनली अपने आप का प्राइमरी सेक्टर को सबसे एडवांस लेवल तक ले आए फाइनली। अब उसके बाद जब लोगों का भाई खाने पीने की व्यवस्था हमने कर दी, अब हम सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देंगे। उसके बाद धीरे धीरे हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और करंट टाइम तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा है। अब देखो प्राइमरी डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के साथ में ही पैरेलल कौन सा सेक्टर डेवलप होगा? टर्सरी। क्योंकि बिना टर्सरी सेक्टर के ना प्राइमरी डेवलप हो सकता है और ना ही सेकेंडरी डेवलप हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सर्विस सेक्टर ऑब्वियस सी बात है, लोग चाहिए ना, वर्कर चाहिए काम करने के लिए ना, तो कहां से आएंगे? टर्सरी सेक्टर से ही तो आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2011-12 तक में करंट टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जीडीपी में रोल किसका है? तो टर्सरी सेक्टर का है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आई होप सब समझ गए होंगे। सबसे पहले आजादी के बाद हमने किस सेक्टर पे ध्यान दिया? प्राइमरी। तो जीडीपी में रोल भी किसका सबसे ज्यादा? जीडीपी का, सॉरी जीडीपी में रोल सबसे ज्यादा प्राइमरी का। प्राइमरी के बाद हमने किस पे ध्यान दिया? सेकेंडरी के। सेकेंडरी के बाद हमने किस पे ध्यान दिया? टर्सरी पे। और करंट टाइम पे सबसे ज्यादा जीडीपी में रोल किसका है? टर्सरी सेक्टर का। एक इसका एनसीईआरटी में आपके यहाँ चार्ट भी दिया हुआ है, तो उसको भी एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का एक आपका बार ग्राफ का चार्ट दिया हुआ है, तो देख लीजिए, कंपैरिजन का बहुत बढ़िया चार्ट है। देखिए 1973-74 के आसपास देखिए, ये आपको दिख रहा होगा सबको। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ओवरऑल तीनों में आप देखो तो सेकेंडरी थोड़ा कम है, प्राइमरी ज्यादा है थोड़ा सा, और टर्सरी की में भी अप्रॉक्स में ही लेवल है, मतलब प्राइमरी और टर्सरी ओवरऑल बराबर है। ठीक है, अब देखिए 2013-14 करंट टाइम का सिनेरियो देखिए बेटा, तो सबसे ज्यादा आप देखो जो ये आपका है कलर लाइट ग्रीन कलर का है, ये कौन सा सेक्टर है? टर्सरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा बार किसका बड़ा है बेटा? टर्सरी का। उसके बाद देखो सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का। तो ओवरऑल जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखें तो किस सेक्टर का है? टर्सरी का। उसके बाद किसका है? सेकेंडरी का। और सबसे कम किसका है? प्राइमरी का। बात समझ गए? ठीक है, उसी तरह का एक पैरेलल में चार्ट और दे रखा है, देखो परसेंटेज वाइज चार्ट है ये। ठीक है, ये देखिए करोड़ में रुपीस के अकॉर्डिंग डाटा है ये। ठीक है, और ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग डाटा है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझाया गया है। तो देख लीजिए 1973-74 में देखिए जीडीपी में सबसे ज्यादा किसका रोल दिख रहा है? एग्रीकल्चर का, उसके बाद टर्सरी सेक्टर का, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का। आप सबको दिख रहा होगा, देखो 50 से लेकर 100 तक तो 50% उसका मान लो, और 0 से लेकर 40 तक तो 40% इसका मान लीजिए। तो ये 50% है आपका टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की वैल्यू तो कभी भी कम नहीं होगी, आप सब जानते हो, कोई भी सेक्टर हो बिना टर्सरी के चल ही नहीं सकता। तो ओवरऑल ये सारे जो 50% लोग हैं ये सेकेंडरी में भी इन्वॉल्व हैं और प्राइमरी में भी इन्वॉल्व हैं। प्राइमरी का जीडीपी में परसेंटेज 40% सबको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए करंट टाइम के सिनेरियो देखो, जीडीपी
में रोल प्राइमरी सेक्टर का कितना कम हो गया है, 10% के अप्रॉक्स। वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर का देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी 17% कहती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा रोल किसका दिख रहा है आपको, तो टर्सरी सेक्टर का। तो यहां पे सबसे ज्यादा बड़ा रोल टर्सरी का, फिर उसके बाद सेकेंडरी का, फिर उसके बाद प्राइमरी का। ये परसेंटेज वाइज डाटा है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ध्यान रखना। अनसीन पैरा वगैरह में क्वेश्चंस आ सकते हैं, अदरवाइज एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि बताइए किसका परसेंटेज ज्यादा है। अब देखिए क्या रीजन है कि टर्सरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, इसके बारे में आपको जानना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी डेवलप होगा तो टर्सरी तो ऑटोमेटिकली डेवलप होना ही है। ठीक है, लेकिन सब फिर भी हमें सब कुछ मेजर रीजन जानने हैं। तो सबसे पहले देखो, कहीं ना कहीं ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप सबको पता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें हैं, आप सबको पता है। कम्युनिकेशन वगैरह पीछे पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद देखो, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डेवलप करने में बिना टर्सरी के पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भी कौन चलाएगा, टर्सरी सेक्टर ही चलाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इन सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में बिना टर्सरी के पॉसिबल ही नहीं ग्रोथ के। ठीक है, और विद द इंक्रीज ऑफ इनकम लेवल ऑफ द पीपल मोर सर्विसेज वर नीड। जैसे जैसे लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है, लोगों को सर्विसेज ज्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है। पहले हर कोई अपना काम स्वयं कर लेता था, लेकिन अब हर कोई कमा रहा है तो उसके पास समय नहीं है, तो वो पैसा खर्च करता है और जल्दी से अपना काम खत्म करवाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और अब करंट टाइम पे देखा जाए तो सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर जो निकल के आया है, इंफॉर्मेशन सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर जिसे कहते हैं, और दूसरा कम्युनिकेशन सेक्टर। दो सेक्टर सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज को, जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी आपके सिम कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, तो उस केस में आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, तो अगला आपसे पूछता ही तो है कि आप बताइए समस्या क्या है। इन केस अगर समस्या नहीं सॉल्व हो पाती है तो वो आपको सजेशन ही देता है, बदले में आपको, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर आके सिम सही कर जाता है या सर्विसेज को सॉल्व कर जाता है, वो सिर्फ एडवाइस ही देता है आपको। तो ये क्या कहलाएगा, टर्सरी सेक्टर कहलाएगा। अब ध्यान दो, टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इस समय दे रहा है, ध्यान रखिएगा। लार्जर एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी में रोल सबसे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा लोगों को टर्सरी सेक्टर में दिख रही है। जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं वो सब भी अपना अपना जो बीपीओ है, कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, वो सब ले आके इंडिया में ही स्टेब्लिश करते हैं। रीजन, स्किल्ड एम्प्लॉयड यहां पे बहुत सस्ते में मिल जाते हैं आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड। देखो हम देख रहे हैं जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का रोल नो डाउट सबसे ज्यादा है, लेकिन लोग नौकरी कहां सबसे ज्यादा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड कहां है? तो याद रखिएगा, आज भी सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में। किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। देख लीजिए कितने परसेंट दिख रहा है, 74%। और करंट टाइम पे भी आप देखो तो 2011-12 के हिसाब से कितने परसेंट, 49%। मतलब पूरी जीडीपी का 50% तो एम्प्लॉयमेंट किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। 51% में बाकी दो सेक्टर आते हैं, आप खुद देख लीजिए। 51% में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों आता है, 49% अकेला प्राइमरी लेके बैठा है। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट देखो, इन टुडेज द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड ग्रेट एक्सटेंट। सभी को पता है बहुत तेजी से टर्सरी सेक्टर ग्रो किया है, लेकिन फिर भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल्स कहां पे इंक्लूड है, प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, ये क्या दिखाता है, डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखाता है प्राइमरी सेक्टर में। डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, अभी इसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह क्या होता है इसके बारे में अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा सभी लोग। पहला यहां पे कि जीडीपी में सबसे ज्यादा किस सेक्टर का रोल है, उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है टर्सरी सेक्टर, और दूसरा किस सेक्टर में लोग सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड हैं। तो जीडीपी के रिस्पेक्ट में देखें तो टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखें तो प्राइमरी सेक्टर। चलिए ये एक छोटा सा और चार्ट है, देख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे एनसीईआरटी का ही डाटा है, अलग से हम कहीं नहीं ले आए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी का डाटा क्या कह रहा है, 1972-73 में देखिए टर्सरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व थे, मात्र 15%। दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो उसके बाद देखिए सेकेंडरी सेक्टर में 11% लोग इन्वॉल्व थे, और प्राइमरी सेक्टर में 74%। करंट टाइम पे भी देखिए तो टर्सरी सेक्टर जीडीपी में जिसका सबसे बड़ा रोल है, मात्र कितने परसेंट इन्वॉल्व हैं लोग, 27%। सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, 24%। आज भी प्राइमरी में कितने हैं, 49%। ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन कहीं भी आए इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो छोटे मोटे डाटा है, आई होप सभी को याद रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली स्लाइड देखिए बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। देखिए तो कितने तरीके की बेरोजगारी आपके यहाँ पाई जाती है, बेरोजगारी की बात हो रही है। तो सबसे पहला मैंने कहा था आपसे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्यों कहा जा रहा है, समझिए, नौकरी है इन लोगों के पास, काम है, लेकिन बेचारे फिर भी गरीब हैं। दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये प्राइमरी सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट है, याद रखना किसके हैं, प्राइमरी सेक्टर के। ठीक है, सभी लोगों के दिमाग में आई होप बैठ गया होगा कि ये प्राइमरी सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट है। दोनों तरीके के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं, उसके बाद डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है बेटा, तो सिंपल सी बात है, ऐसी जगह पे जहां पे रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग लगे हुए हैं उसे क्या कहा जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल्स आर एंगेज्ड देन रिक्वायर्ड। सिंपल सा है, जरूरत से ज्यादा लोग। एग्जांपल के लिए एक एग्रीकल्चर फील्ड है, इस एग्रीकल्चर फील्ड में अगर 2 लोग काम करेंगे तब भी सेम प्रोडक्शन होगा, और 10 लोग काम करेंगे तब भी सेम प्रोडक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, जब 2 लोगों से भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है तो 8 लोग एक्स्ट्रा ही तो हैं। लेकिन आप जब बाहर से देखोगे 10 लोग इस फील्ड में लगे हैं तो आप क्या कहोगे, हाँ 10 लोगों के पास काम है। तो देखने में लगता है कि हाँ इनके पास जॉब है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास जॉब नहीं है। बात समझे कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा था इसे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। देखने में लगता है लोगों के पास रोजगार है, लेकिन एक्चुअल में रोजगार नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इवन इफ यू टर्न आवर पीपल आउट, मतलब कुछ लोगों को अगर वहां से बाहर कर दें तो प्रोडक्शन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पे। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप देखते हो जैसे करंट टाइम पे मार्च चल रहा है बेटा, सब लोग जानते हो गेहूं वगैरह कटाई हो रही होगी, आलू वगैरह खुदाई हो रही होगी, तो इसके बाद तो फिर से दोबारा फील्ड तैयार की जाएगी। अभी लोगों के पास काम है फील्ड, उसके बाद अप्रैल में जो फिर से जो फील्ड तैयार की जाएगी नेक्स्ट क्रॉप के लिए, तो पर्टिकुलर लोग लगेंगे। तो 2 से 3 महीने उसके बाद जब फील्ड को तैयार करके बुआई जुताई कर लेंगे, उसके बाद 2 से 3 महीने के लिए फिर से बेचारे खाली हो जाएंगे। तो वो 2 से 3 महीने के लिए जो बेचारे फिर से खाली हो गए, बेरोजगार हो गए, उसे क्या कहा जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, जब पर्टिकुलर किसी सीजन के लिए खाली हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एग्जांपल भी इसका है, याद रखिएगा जैसा है एज इट इज आपको आंसर में लिखना है। इफ फार्मर्स आर प्लगिंग लैंड, मतलब किसी खेती करते हैं फॉर रबिंग सीजन, देन दे बिकम अनएम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। अगर कहीं पे कोई जगह है पर्टिकुलर जहां पे आप सिर्फ रबी सीजन में ही खेती कर सकते हो, तो रबी सीजन में पर्टिकुलर उस व्यक्ति ने खेती की, लेकिन जायद और खरीफ सीजन में बेचारा वो खाली है, जायद एंड खरीफ सीजन में बेचारा खाली है, क्योंकि उस समय वो खेती नहीं कर सकता। कोई भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है उसके यहाँ पानी ना हो पर्याप्त, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम ना हो, या मे भी हो सकता है उस समय जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो इस केस में उसे क्या कहा जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद ये 2 तरीके की बेरोजगारी आप लोग समझ गए जो प्राइमरी सेक्टर में ही पाई जाती है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे किया जा सकता है, हर सरकार का ये टारगेट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दें, तो और लेकिन दे कोई नहीं रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए 2 तरीके से आपको दे रखा है, शॉर्ट टर्म में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म का देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया है काम, एमजी नरेगा 2005 में एक एक्ट पास किया गया राइट टू वर्क के अंडर, तो उसके थ्रू लोगों को 100 डेज का वर्क दिया जाता है। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए 1/3 एम्प्लॉयमेंट रिजर्व फॉर वुमेन, एमजी नरेगा के अंडर ऑलमोस्ट, ठीक है, एक 1/3 वुमेन्स को रिजर्व कर रखा है कि भैया यहाँ पे औरतें काम करेंगी, 1/3 होनी ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या क्या कर सकते हैं बेटा, किसानों को एग्रीकल्चर फैसिलिटीज दीजिए ताकि अच्छे से खेती कर पाएं, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट दीजिए उन बेचारों को, हर तरीके की फसल उगा पाएं, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कीजिए सेमी रूरल एरियाज में। सेमी रूरल किसे कहा जाएगा, ना जो ना पूरी तरह से रूरल है और ना ही पूरी तरह से अर्बन है, ना रूरल में आते हैं ना अर्बन में आते हैं, उसे सेमी रूरल एरिया कहा जाता है। बाई ओपनिंग मोर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ज्यादा से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस खोलिए रूरल एरियाज में। बाई ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स, जितने ज्यादा हो सके हॉस्पिटल्स खोलिए। देखिए स्कूल और कॉलेजेस आप खोलोगे तो इससे 2 बेनिफिट हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरी चीज वहां के लोग एजुकेटेड भी होंगे, तो उससे और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वो खुद से तलाश सकते हैं। हॉस्पिटल से भी 2 बेनिफिट है, पहला एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा, दूसरा लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो वो वेल्थ कमा पाएंगे। जैसे कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो बिना हेल्थ के काहे की वेल्थ,
ध्यान रखिएगा। तो मेडिकल फैसिलिटीज भी हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, हॉस्पिटल है, उतने बड़े हॉस्पिटल को रन करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट तो होगी आपको। ठीक है, अब देखिए एमजी नरेगा के बारे में पहले फुल फॉर्म, आई होप सभी को एमजी नरेगा का फुल फॉर्म तो पता होगा। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या है बेटा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2005 में ही पास हुआ था। पहले नरेगा नाम था इसका, फिर बाद में 2009 में इसको एमजी नरेगा कर दिया गया। अब इसमें देखिए पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क। जो लोग काम करने में सक्षम हैं, बात समझे, उनकी बात नहीं की जा रही जो डिसेबल हैं, जो हैंडीकैप हो सकते हैं, और नीड ऑफ वर्क मतलब जिनको काम की जरूरत है इन रूरल एरियाज, कहां पे? गांवों में, उनको 100 डेज का गारंटीड वर्क दिया जाता है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है, एक साल के अंदर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी, वो भी उन्हीं के लोकल एरिया में विद इन 5 किलोमीटर, अप टू 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर के अंदर उनको काम दिया जाएगा जहां उनका घर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एमजी नरेगा को पास करने के दो मेजर रीजन थे। पहला, रूरल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, पहला तो सबको समझ में आ गया होगा, रूरल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। दूसरा, जो माइग्रेशन हो रहा था फ्रॉम रूरल टू अर्बन, उससे क्या हो रहा था? शहरों में भीड़ बढ़ रही थी, उस माइग्रेशन को रोकना भी दूसरा एम था। माइग्रेशन मतलब समझते हो ना, लोग पलायन कर रहे थे बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में शहरों की तरफ, तो उस माइग्रेशन को भी रोकना सबसे बड़ा मेन टास्क था एमजी नरेगा का। इसे ताकि लोगों को उनके गांव में ही उनको काम मिल जाए, ताकि शहर में उनको जाने की जरूरत ना पड़े। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर इन केस मान लीजिए आप नौकरी की तलाश में निकले, सॉरी गांव में आपको जॉब चाहिए, 100 डेज का वर्क इनकेस नहीं मिलता है, तो आपको गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, जिसे बोलते हैं हिंदी में बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, मिनिमम 100 डेज के बराबर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। इसे राइट टू वर्क के अंडर कहा जाता है, याद रखिएगा। एमजी नरेगा किसके अंदर आता है? राइट टू वर्क, सबको कार्य करने का अधिकार है। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, देखिए मेन फीचर्स ऑफ द स्कीम एज द फॉलो, सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बता रखा है। मिनिमम 100 डेज का वर्क आपको दिया जाएगा एक साल के अंदर, किसी भी गांव वाले को। ठीक है, किसी भी गांव वाले को, ध्यान रखिएगा, स्पेशली पुअर लोग जितने भी हैं, गरीब, अमीर भी चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं है किसी के ऊपर, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि नहीं गांव का अमीर व्यक्ति नहीं कर सकता। गांव में वैसे कोई अमीर होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए टोटल 625 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टिंग में किया गया था, धीरे धीरे अब ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर देश में फैल गया है ये। इसे राइट टू वर्क भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मैंने पहले बता रखा है कि गवर्नमेंट आपको 100 डेज का वर्क नहीं दे पाती है तो आपको गवर्नमेंट क्या देगी? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। एमजी नरेगा के बारे में याद रखिएगा, ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको यूज कर लोगे इस आंसर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब बताया था। इकोनॉमिक सेक्टर दो तरीके के होते हैं, पैसे कमाने के दो तरीके। तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो सिंपल सी बात, इसे गवर्नमेंट जॉब की तरह समझ लो। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या बेटा? गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में देखिए क्या क्या है, फिक्स्ड वर्किंग आवर, आपके वर्किंग आवर फिक्स हैं, कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है आपको, सुबह 10 बजे आ जाना है, शाम को 4 बजे घर चले जाओ, चाहे आंधी आ रही हो चाहे तूफान, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम वेजेस, आपको कम से कम वेजेस मिलेंगे ही जो फिक्स हैं। सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, कोई लात मार के कभी भी आपको नहीं निकाल सकता। एंजॉयबल वर्किंग कंडीशन, आप आराम से काम करिए विदाउट एनी प्रेशर। बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं आपको, जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ग्रेचुइटी मिलेगा, पेंशंस मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। पीएफ मिलेगा, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ये सब क्या है? तो एक तरीके का पैसा है जो रिटायरमेंट के समय आपको कंपनी देती है, ध्यान रखिएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं, पता नहीं कितने घंटे काम करना पड़ जाएगा, 12 घंटे कभी 24 घंटे, डिपेंड करता है वर्क के हिसाब से। कोई मिनिमम वेजेस वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है, जो उनकी इच्छा होगी वही देंगे। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, अगर आप काम नहीं करोगे तो घर से सॉरी फैक्ट्री से बाहर कर देंगे। वर्किंग कंडीशंस भी बेटर नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है अनऑर्गेनाइज में, सिंपल सी बात है। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज्ड को अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में रख लेना, अनऑर्गेनाइज्ड में अपने आप को प्राइवेट जॉब में रख लीजिएगा छोटे मोटे। ठीक है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है दोनों कष्टों का अच्छे से समाधान, हाँ आपके घर में या आसपास कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब वाले भी होंगे, कुछ प्राइवेट जॉब वाले भी होंगे, दोनों लोगों में कंपेयर खुद कर लीजिए, बहुत अच्छे से और टॉपिक समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्या दिक्कत है भाई? ना प्रोटेक्ट करें, बेचारे छोड़ दें नौकरी, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में चले जाएं। तो भाई इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स हैं नहीं,
तो उसको कहीं ना कहीं तो वर्क करना पड़ेगा ना, वरना बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो लॉ नहीं फॉलो करते हैं एम्प्लॉयज कौन होते हैं बेटा? जो आपको नौकरी देते हैं, ठीक है। तो सारे जितने भी लेबर लॉज वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉलो करवाना चाहिए जबरदस्ती, भैया लॉ फॉलो करो, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह तो फॉलो कर लो, वर्किंग आवर वगैरह जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो फॉलो कर लो। वर्कर्स आर नॉट पेड अ फेयर वेजेस, वर्कर्स को कभी फेयर पेज नहीं दिया जाता है, इसलिए उनकी जरूरत है प्रोटेक्शन की। जॉब सिक्योर नहीं होती है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए, वरना बेचारे जब स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे तो करेंगे क्या वो? किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ये बेनिफिट भी दिलाना चाहिए आपको। कोई पेंशन नहीं है, इसकी भी व्यवस्था कुछ करनी चाहिए सरकार को, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पसंद भी कम करते हैं। बात समझ गए? चलिए आगे देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहां भी वही है, वाई, और वहां पूछ रहा है हाउ, वाई क्यों प्रोटेक्ट करना जरूरी है और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हो? तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को कहो कि सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, स्ट्रिक्टली लॉस को इंप्लीमेंट करें, यही सारे तरीके हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ वल्नरेबल पीपल, मतलब क्या होता है बेटा? तो ऐसी कैटेगरी जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, उन्हें वल्नरेबल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। वो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। In rural areas, farmers can be supported through adequate facilities for timely delivery of seed, agriculture inputs, credit storage. जो गांव के किसान हैं, अगर उनको सब कुछ सही समय पे मिलता जाए तो अपनी खेती में इन्वॉल्व रहेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ये सिंपल सी बात है। अर्बन एरियाज में क्या क्या किया जा सकता है? तो छोटी छोटी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश किया जा सकता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दो, पता लगे गवर्नमेंट का कोई लॉ ही नहीं फॉलो करवा रहे हो, जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीद कर, प्रोडक्ट वगैरह बेचकर प्रॉफिट कमाए और वर्कर्स में बांटे। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द फार्मर्स एंड वर्कर्स आर नेसेसरी, सिंपल सी बात है, बिना उनके वर्कर्स के प्रोटेक्शन करे कुछ भी नहीं हो सकता। एक क्लास 9th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन, तो वहां पे रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो वर्कर्स ने ही किया है। तो अगर वर्कर्स नाराज हो गए तो देश की सत्ता बदल के रख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं सारे वर्कर्स को सपोर्ट या प्रोटेक्ट करना चाहिए। चलिए अब ऑन द बेसिस ऑफ देखते हैं सेक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट, दो ही पूछा जाता है, ज्वाइंट नहीं पूछता आपसे, कोऑपरेटिव नहीं पूछेगा। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट का बेसिक डिफरेंस 110% पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के बारे में जानते हैं। तो पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं बेटा? ऐसा सेक्टर जिसको गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है वो कहलाता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है, इसे क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर। और जो जितने भी पब्लिक सेक्टर होते हैं इनका मेन एम क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई करना, याद रखना। वेलफेयर मतलब क्या होता है? भलाई करना, ठीक है। और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी जरूरी फैसिलिटीज होती है सारी गवर्नमेंट देती है। एम्प्लॉयमेंट इसमें सिक्योर होता है, आपको कोई निकालेगा नहीं, फिक्स वेजेस होते हैं, काम करोगे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज सारी मिलती हैं आपको। और इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? देखो, एजुकेशन सेक्टर आता है, जैसे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, BSNL, पोस्ट ऑफिस, ये सब के सब इसमें पब्लिक सेक्टर में आते हैं। मतलब सिंपल सा याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जहां गवर्नमेंट डायरेक्टली जिसको कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर आप भी चलाते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, जितनी भी चीजें प्राइवेटली हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या है बेटा? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, याद रखिएगा ये सच है। प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो वो सिंपल सा प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, वो कभी भी लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, उसे प्रॉफिट से मतलब है, जैसे प्रॉफिट उसको मिलेगा वो उस तरह से करेगा, ठीक है। ये कंट्रोल और मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? कोई इंडिविजुअल भी चला सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी चला सकते हैं, दोनों में से कोई भी रन कर सकता है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जितनी भी फैसिलिटीज हैं ये इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही थी, यहाँ पे वो पर्टिकुलर व्यक्ति देगा। एम्प्लॉयमेंट इसमें सिक्योर नहीं होता है, कभी भी लात मारी जा सकती है, कोई फिक्स वेजेस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज आपको नहीं दी जाएंगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, देखिए टिस्को है, रिलायंस है, ये सब जानते हो आप लोग। देखो, द सेक्टर प्रोवाइड कंज्यूमर्स गुड्स टू द पीपल, तो सिंपल सी बात है, जो भी सामान बनाएगी जनता के लिए बनाती है ये, लेकिन जनता की भलाई के लिए नहीं बनाती है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। पब्लिक और प्राइवेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो फार्मिंग सेक्टर के द्वारा फेस की जा रही है। तो सबसे पहले फार्मिंग सेक्टर मतलब समझ लो, सभी लोग समझ गए होंगे, प्राइमरी सेक्टर, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला
अनइरिगेटेड लैंड, जो जमीन बेकार है, उस पे खेती नहीं कर पा रहे हैं बेचारे या किसी और प्रॉब्लम के कारण। दूसरा, फ्लक्चुएशन इन इनकम, इनकम का फ्लक्चुएशन, इसका मतलब क्या है बेटा, जो गांव में बेचारे खेती करते हैं तो कभी फूड का प्राइस, वीट का प्राइस हाई हो जाता है तो अच्छी इनकम हो जाएगी, लेकिन जब फूड का प्राइस लो हो जाता है बेचारों की इनकम कम हो जाएगी। डेट बर्डन, खेती करने के लिए बेचारों ने जो डेट ले रखा है किसी भी लैंडलॉर्ड से, तो ऑब्वियसली बात है उसका बर्डन अलग से उनको प्रेशराइज करता है। कोई भी जॉब ऑफ सीजन में गांवों में नहीं होता है। और कहीं ना कहीं बेचारे जो अपना अनाज वगैरह बेचते हैं लोकल ट्रेडर्स को, बहुत ही सस्ते में बेचना पड़ता है उनको। स्मॉल अमाउंट का है तो बेचारे गवर्नमेंट वाले पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट भी लार्ज से लार्ज अमाउंट का ही अनाज खरीद रही है। ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा तो खरीदती नहीं है। पेमेंट गवर्नमेंट, कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हो कि गवर्नमेंट टाइमली पे आउट नहीं करती है। ठीक है, जो भी अनाज गवर्नमेंट को बेचा गया गवर्नमेंट टाइमली कभी पेमेंट नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि गवर्नमेंट ही किसानों की तरफ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, जिस चीज से देश चलता है उसी को गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। एक समय ऐसा आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर लोग छोड़कर चले आएंगे, तब इनको समझ में आएगा शायद कि हाँ अब हमें अनाज की जरूरत है। फाइनली हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद खत्म है ये सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद अलावा पहले चैप्टर का डेवलपमेंट का वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है इस पे। ठीक है, इसकी लिंक वगैरह आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स पूरा खत्म है, अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा, 20 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।